आज का ये जो क्लास है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के प्रॉब्लम्स के ऊपर है, जिसमें हम लोग एच सी वर्मा का 3 क्वेश्चंस एच सी वर्मा बुक का और एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट हम लोग अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में सब चीज़ पढ़ते हुए लास्ट के 2 क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़े थे और उसमें ये जाना गया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर किस तरीके से टॉर्क लगता है, और साथ में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल की अलग अलग पोजीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है क्या, प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एससीवी का, एससी वर्मा का जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो 3 क्वेश्चन है, 72, 73 एंड 74। उसका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है क्वेश्चन नंबर 72 के लिए क्या है, कहता है देयर आर 3 चार्जेस -q एंड +2q at the corners of an equilateral triangle of side length d. Find the dipole moment of the system. वैसे क्वेश्चन को कंसल्ट करने के लिए आप बुक खोल के क्वेश्चन वहाँ से देख भी सकते हैं। क्या, देयर आर 3 चार्जेस -q +2q at the 3 corners of the equilateral triangle of side length d, and you have to find what electric dipole moment of the system. कुछ इस तरीके से फिगर बना हुआ है क्वेश्चन में। ये आपके पास +2q है, यहाँ पे -q है, -q, साइड लेंथ d दिया गया है। अब क्या करना है, इसको नेक्स्ट फिगर में आप ऐसे करके बना सकते हैं। ये +2q है, हम जानते हैं चार्जेस आर एट द मिनिएचर, चार्जेस आर एट द मिनिएचर। तो यहाँ पे d, यहाँ पे d, यहाँ पे d। तो इससे हमने ऐसा बना दिया, तोड़ के लिख दिया। अब देख सकते हैं क्या, देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 डाइपोल्स बने। कौन कौन सा डाइपोल बना, एक डाइपोल ये बना, अब मैं इसका नेमिंग कर लूं A, B और C। 2 डाइपोल बना, कौन कौन सा, एक बना AB, एक बना CB। लिख भी सकते हैं, there are 2 dipoles formed, one is AB and another is CB। अब AB का डाइपोल मोमेंट अगर मान लें P1, इधर डाइपोल मोमेंट ऑफ AB is P1 and डाइपोल मोमेंट ऑफ CB is P2। पहले हम लोग पूरा करें, ये रिजल्टेंट आएगा और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री बनेगा और ये भी 60 डिग्री बनेगा। P1 का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या आएगा, Q into D। सेम P2 का जो डाइपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, Q into D। चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल। और अगर आपको रिजल्टेंट चाहिए तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, इधर से आएगा, QD का स्क्वायर प्लस QD का स्क्वायर प्लस 2QD इंटू QD cos 60। cos 60 is 1/2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो QD का स्क्वायर प्लस QD का स्क्वायर cos है ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, QD। डाइपोल मोमेंट का यूनिट कूलम मीटर। So this is question number 72 from HC वर्मा। इस तरह का क्वेश्चन कभी JEE में भी आ सकता है। क्वेश्चन कोई बहुत ऐसा कोई बहुत लेवल का नहीं है, लेकिन ठीक है, आने लगे। Now we have got question number 73। इस 73 में 3 पार्ट्स हैं। 73 में 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है, Q चार्ज है, D डिस्टेंस है, पाई P है। सेकेंड में व्हाट वी हैव गॉट, we have minus q plus q
ये रहा ए, फिर ए और फिर ए, और यहां पर बी डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। थर्ड में थोड़ा सा चेंज है, क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू, बी डिस्टेंस में पॉइंट पी है, एंड वी हैव गॉट चार्ज क्यू, यहां पे क्यू भी है आपके पास, ए और ए। We have to find the electric field in three cases. जो पहला केस है, these are the three cases, and in all these three cases we have to find the electric field. You can consult the question number 73 from H.C. Verma. That these are the three conditions as shown, and you have to find the electric field in all these three conditions. So पहले में आपका simple आएगा electric field due to point charge. और अब सीधा फॉर्म लगाना है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, डिस्टेंस क्या है, d है, और क्या आएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से अवे होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये जो है आप ध्यान से देखें, इसमें a का वैल्यू बहुत छोटा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर a का वैल्यू बहुत छोटा है, तो अगर छोटा नहीं भी है तो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ही सकते हैं। ये जो माइनस क्यू प्लस क्यू है, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह। वी कैन कंसिडर इट एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड दिस पॉइंट P इज एन पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। और आप जानते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये सॉल्यूशन दे रहे हैं हम लोग, ये सॉल्यूशन पॉइंट क्या, यहाँ पे क्या होगा, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा वो इक्वेटोरियल को लिखना पड़ेगा। दोनों ही बात है। अगर आप लेंथ ऑफ डाइपोल को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इफ वी आर नेग्लेक्टिंग द लेंथ ऑफ डाइपोल, तो सीधा फॉर्मूला क्या आएगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq। अदरवाइज आपको पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, कौन सा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आएगा r, नीचे आएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2, पिछले फॉर्मूले के हिसाब से जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। यहाँ पे r क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, है ना। तो P r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ऐसे वहाँ पे जाके फॉर्मूला देख सकते हैं, लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि लेंथ ऑफ डाइपोल छोटा है। वैसे आपको याद होगा कुछ इस तरीके से था ना, ये प्लस क्यू का फील्ड यहाँ पे गया था, याद करिए, और माइनस क्यू का यहाँ पे गया था, और मैं पैराग्राफ बनाया था और कुछ इस तरह के रिजल्ट निकाला था। तो इस सेकंड केस में जो पॉइंट P पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इट इज एज गुड एज अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, इसको मैं थोड़ा रब करूंगा स्पेस यूज करने के लिए। थर्ड पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास दो तरह का फील्ड आएगा। एक तो आएगा आपका डाइपोल की वजह से, और ये पॉइंट P डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, इसको हम E1 मान लेते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ये डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E1 मान लेते हैं। वो आप जानते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में E1 का जो डायरेक्शन है, क्या डाइपोल की वजह से, कौन सा डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने क्या किया, ऐसे ले लिया। आप जानते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, बल्कि यहाँ पे और आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या है, डाइपोल मोमेंट, जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो डाइपोल मोमेंट के उल्टे डायरेक्शन में होता है। तो डाइपोल मोमेंट कहाँ है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ गया, इधर। तो E1 किसका हुआ, E1 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल हो गया। और E2 क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू, राइट। तो आप लिख सकते हैं E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लस क्यू, एंड E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द डाइपोल फॉर्म। कौन सा डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू। और ये E1 ऐसे क्यों लिया, पढ़ चुके हैं, आप इससे भी देख सकते हैं, ऐसे दिखा रहे हैं ना इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब इक्वेटोरियल पोजीशन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है डाइपोल का, वो पैरेलल ये डाइपोल मोमेंट के उल्टा। अब इन दोनों का अगर हम रिजल्ट निकालें
फिर कुछ ऐसे आएगा, ई इज रिजल्टेंट। यहाँ पे ई क्या है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। E1 का अगर वैल्यू लेना चाहें तो आप यहाँ देखते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे हम लोग यहाँ पे डाइपोल का लेंथ नेग्लिजिबल ले रहे हैं, डाइपोल का लेंथ नेग्लिजिबल ले रहे हैं। तो यहाँ पे P/4πε0 dq, और E2 का जब निकालेंगे, अच्छा यहाँ पे अगर हम E2 निकालते हैं तो ये क्या आएगा? Q/4πε0 d²। इसको और सिंप्लीफाई करके QD4πε0 dq, ये आपके पास E2 है। अब इन दोनों का जब रिजल्ट निकालेंगे तो क्या आएगा? E इक्वल टू E1² प्लस E2²। क्यों? वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, थीटा क्या है? 90 है। ऐसा बन गया। अब क्या करना है? अब अगर हम यहाँ पे इसको रब कर रहे हैं, या लिख भी सकते हैं, रब नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, रब नहीं कर रहे हैं, सीधा इसी लाइन में यूज कर रहे हैं। ये क्या आएगा? P/4πε0 dq का होल स्क्वायर प्लस q² d² 4πε0 dq का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऊपर वाली दो लाइन को मिटा रहा हूं। तो यहां जब ई लिखेंगे कितना आएगा? अब देखिए यहां से 1/4πε0 dq का स्क्वायर कॉमन निकाल लें, क्या बचेगा? अंदर क्या बचेगा? p² प्लस क्या बचेगा? q²। राइट। इसमें आप एक स्टेप और आगे जा सकते हैं, जाना चाहें क्या? p की जगह q × a, तो q² a², फिर q² कॉमन निकाल दीजिए, राइट। मतलब मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना है वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रिजल्टेंट निकालना है। वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ व्हाट? द इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड अदर इज इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ पॉइंट चार्ज। और डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा हुआ? इक्विटोरियल पोजीशन का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। तो क्वेश्चन नंबर 74 है, किसी जमाने में आईआईटी में आया था, और इस तरह का क्वेश्चन आजकल जेईई और नेट में आ सकता है। क्या है वो क्वेश्चन नंबर 74? क्वेश्चन नंबर 74 कहता है क्या कि देयर आर टू चार्ज पार्टिकल्स -q and +q having masses m fixed at the ends of a massless rod of length small a. The rod is clamped in the electric field, or the rod system, the rod is clamped in the direction of electric field, and if now it is displaced and released, find the time period of oscillation. क्वेश्चन पूरा यही है, थोड़ा बहुत वर्ड्स आगे पीछे हो सकता है, तो क्वेश्चन वैसे जो मैंने बताया आप उसको भी पॉज करके नोट कर सकते हैं, या फिर आप बुक से भी दे सकते हैं। देयर आर टू चार्ज पार्टिकल्स -q +q हैविंग द masses m fixed at the end of a massless rod of length a. Now the system is placed in the direction of electric field. System कहें या rod कहें, is placed in the direction of electric field. The rod is displaced and released. Find the time period of the oscillation. असल में सवाल क्या होता है, पहले फिगर बनाए, ये मान लें -q है, ये +q है, ठीक है, और हम मान लेते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका रॉड का लेंथ है a, ये आपका पॉइंट ऑफ क्लैंपिंग है, क्लैंप्ड, यहां पे क्लैंप। अगर अब इस रॉड को ऐसे डिस्प्लेस कर दें और रिलीज कर दें तो ये SHM दिखाएगा। ये थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट है, ये एंगुलर SHM दिखाएगा। अब जानते हैं
जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टर्ब करता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है P sin थीटा, और यहाँ पे P क्या आएगा, Q into E आएगा। तो जैसे हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको इक्विलिब्रियम की पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम की पोजीशन से क्यों डिस्प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही था। अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में था, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। कैसे पता लगा इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में था। एंड व्हेन वी से दैट इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमने जब इसको डिस्प्लेस कर दिया, अब ये जब उसी डायरेक्शन में था तो हमने इक्विलिब्रियम क्यों बोला, क्योंकि अगर यहाँ पे थीटा को जीरो कर दे तो टॉर्क जीरो है। तो हमने पहले पढ़ा है डाइपोल में थीटा इज इक्वल टू जीरो पे जब टॉर्क जीरो होता है तो डाइपोल का कौन सा पोजीशन है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, डाइपोल का वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब ऐसे में वहां से अगर आपने डिस्प्लेस किया तो टॉर्क लगा। फिर क्या कर सकते हैं, फॉर स्मॉलर एंगल्स साइन थीटा इज नियरली थीटा, तो ऐसे में टॉर्क इज इक्वल टू क्या मिलेगा, P थीटा। ये टॉर्क डेवलप होगा। अब ये जो टॉर्क है वो क्या कर रहा है, ये टॉर्क लगाया गया कब, जब थीटा एंगल से उसको हमने क्या किया, डिस्प्लेस किया। और ये टॉर्क कब लगा, किसने लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया क्योंकि हमने डाइपोल को क्या किया, उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से छोड़ा है। और ऐसे में ये जो डाइपोल है ये ऐसे 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 आपको ये है ना, ये ऐसे 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 एंगुलर रेसिस्टेंस दिखाएगा। और आप जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर रेसिस्टेंस, इसके आगे आप ध्यान सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर रेसिस्टेंस ऑफ एंगुलर रेसिस्टेंस 2 पाई अंडर रूट ऑफ थीटा बाय अल्फा, राइट। ये 11th क्लास में छोटा सा ये अच्छा कॉन्सेप्ट आता है एसएचएम में, किसी बॉडी को जब उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, है ना, तो इट परफॉर्म्स एंगुलर रेसिस्टेंस। वो एंगुलर रेसिस्टेंस क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक्सिस के इधर उधर ऐसे 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 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कंटिन्यूअसली करते रहना। अब एक चीज और है, जब ये टॉर्क लगा तो इसके बदले एक और टॉर्क आएगा जिसको हम रिस्टोरिंग टॉर्क भी कह सकते हैं। और वो क्या है, वो आप कह सकते हैं दैट विल बी दिस, टॉर्क इज इक्वल टू I into अल्फा। also यानी कि जैसे ही आपने डाइपोल को डिस्प्लेस किया थीटा एंगल से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना टॉर्क लगाया, लेकिन आप चाहते हैं कि वो डिस्प्लेस करें तो आपको खुद का टॉर्क डेवलप करना पड़ेगा, कितना, I into अल्फा। क्या, as soon as the dipole is displaced from its equilibrium position, the electric field develops the torque that is given by this. And now if you want that dipole should be displaced, then you too have to apply the torque that is this. And why I have placed both as tau, दोनों को बराबर क्यों, ऐसे दोनों को एक ही से क्यों दिखा दिया, ये एक्चुअली टॉर्क हम लगा रहे होंगे, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा होगा। और दोनों टॉर्क को हमने क्यों बराबर कर दिया, क्यों ऐसा कर दिया कि दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों टॉर्क बराबर ही होगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों टॉर्क बराबर ही होगा, यानी कि अगर हम अब इस कंडीशंस को फॉलो करें, क्या implies that I alpha is equal to what, P theta। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, थीटा बाई अल्फा, थीटा बाई अल्फा is equal to what, थीटा बाई अल्फा is equal to I upon P। और I के लिए क्या कर सकते हैं, m into a का स्क्वायर, और P की क्या कर सकते हैं, q into a। तो यहां से आपको थीटा बाई अल्फा कितना मिला, m a upon q e, m a upon q। और अब अगर हम टाइम पीरियड लिखना चाहें, यहाँ से इस प्रकार है, अब हम टाइम पीरियड लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, t is equal to 2 pi under of theta by alpha। तो यहाँ से we have 2 pi under of ma upon q। ये आपका
फॉर्मूला निकल के आया ऑसिलेशन ऑफ टाइम। तो ये आपका 3 क्वेश्चन था एचसी वर्मा का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक डाइपोल के। अगला जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का है एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 1.9 फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन का आप लैंग्वेज ले सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लैंग्वेज में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट डाटा एंड और इन्फॉर्मेशन सब कुछ वही है। क्वेश्चन क्या कहता है कि देयर आर 2 चार्ज पार्टिकल्स +2 × 10⁻⁷ कूलम एंड -2 × 10⁻⁷ कूलम। They are placed at the positions 0, 0, -15, 0, 0, +15। इनफैक्ट ये +q के लिए है, ये -q के लिए। और q कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷। Now what we have to do? We have to find the net charge and dipole moment. Net charge and dipole moment. In fact, they have named 2 charge particles, उन्होंने कहा A और B। तो आप A और B नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। मतलब सीधा सीधा ये है कि 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, +q और ये प्लस इतना और माइनस इतना, और उसको प्लेस किया है यहाँ पे। आपको सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना है और नेट चार्ज निकालना है। सो वंस अगेन द क्वेश्चन इज बीइंग रिपीटेड। देयर आर 2 चार्ज पार्टिकल्स 2 × 10⁻⁷ प्लस वाला है, फिर देन वी हैव गॉट अदर चार्ज पार्टिकल -2 × 10⁻⁷ कूलम placed at the positions thus. We have to find the net charge and the dipole moment. Now we know that charges are additive in nature. तो ऐसे में जब दोनों चार्ज को देखेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। नेट चार्ज क्या बना, 0। अब क्या करना है, सेकेंड पार्ट में हमको निकालना है डाइपोल मोमेंट। इस ढंग से आप देखेंगे, अगर आप इस ढंग से लिख रहे हैं ऐसे, और अगर मान लीजिए ये आपका पोजीशन है किसका, +2 × 10⁻⁷ कूलम का, और ये है आपके पास कैसे x y z, और ये है आपका इसका -2 × 10⁻⁷ कूलम। ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, 0, 0, +15 सेंटीमीटर में ध्यान रखा जाए। ये क्या है 0, 0, -15 सेंटीमीटर। यानी कि इस केस में अगर लेंथ ऑफ डाइपोल देखें तो लेंथ ऑफ डाइपोल क्या आएगा, ये और ये। तो टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल कितना आएगा, टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल 15 इधर से 15 यहां से कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 30 × 10⁻⁻² मीटर। नाउ वी वांट टू फाइंड द डाइपोल मोमेंट। So dipole moment is what? P is equal to Q into 2A, where 2 is what? Length of dipole. 2A is length of dipole. तो Q हमारे पास था 2 × 10⁻⁷ और लेंथ था 30 × 10⁻²। बहुत आसान सा काम है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। एंड सो फार एज डायरेक्शन इज कंसर्न, तो जो डायरेक्शन होता है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वो होता है -4 से प्लस चार्ज, -4 से प्लस चार्ज। तो -4 से प्लस चार्ज कहाँ गया, नीचे की तरफ, इस केस में यू कैन से टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। मेन जो मकसद था वो ये था कि ये लेंथ कैसे ढूंढेंगे। तो 15 यहाँ से 15 यहाँ से। नेट चार्ज तो आसान सा काम है, नेट चार्ज में आपको सीधा ऐड करना है डाइपोल मोमेंट का फॉर्म। एक्चुअली डाइपोल के ऊपर बोर्ड लेवल पे क्वेश्चंस कोई बहुत से बहुत लेवल का नहीं आता है, ठीक ठाक है। यहाँ पे हम लोगों ने डाइपोल का प्रॉब्लम्स खत्म किया और नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट विद गॉस थ्योरम।